हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं एसपी सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर थिंक साइकोलॉजिकली। ऑलवेज थिंक साइकोलॉजिकली, राइट। मुझे बहुत खुशी है कि कल का लेक्चर आप सबको बहुत अच्छा लगा। आपके सपोर्ट्स और कमेंट्स देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज और एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके साथ हूं। आज का लेक्चर अधिगम में एक खास इंपॉर्टेंस रखने वाले व्यक्ति, अक्सर आपने सुना होगा ब्रूनर, जेरोम एस ब्रूनर के नाम से ये महान व्यक्तित्व फेमस हैं। अगर इनके विषय में बात की जाए, आप सबको पता है कि इनसे रिलेटेड भी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर होता है। मोस्टली जब कभी बात करते हैं तो चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड, सच पूछा जाए 15 क्वेश्चंस जो हैं कवर करते हैं पर्टिकुलर चाइल्ड डेवलपमेंट से। उसमें से अगर बाल विकास की बात की जाती है तो अधिगम बहुत महत्वपूर्ण है। बालक के विकास में अधिगम का बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इन सारे नामों से जिन जिन को मैं लेक्चर में सेट करता जा रहा हूँ, लगातार वही टॉपिक आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए, खास तौर से सीटेट के लिए, राइट। तो ये आज का टॉपिक टारगेट करेगा सीटेट को सबसे पहले, और बाकी तो फिर बाकी सारी एग्जाम्स को भी ये टारगेट करेगा। आइए देखते हैं आज का ये खास लेक्चर जो आप सबके लिए तैयार किया गया है, जेरोम ब्रूनर। बने रहिए मेरे साथ लेक्चर में अंत तक, क्योंकि लास्ट का सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आज का। बहुत सारे क्वेश्चंस में भी आप अक्सर देखते होंगे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं अलग अलग तरीके से, कभी लेक्चर के साथ, कभी गूगल टेस्ट के माध्यम से, और कभी प्रैक्टिस सेट के नाम से। मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा हूं कि हर क्वेश्चंस को आप ट्रांसपेरेंट समझने की कोशिश कर सकें, ताकि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो और आप बहुत आसानी से अपना स्कोर अच्छा कर सकें। क्योंकि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि साइकोलॉजी का जो 30 का पोर्शन है, 30 नंबर का जो पोर्शन है, मैं आपका इतना सहयोग करूंगा। देखो, मैं झूठ तो बोल नहीं पाऊंगा कि मैं आपसे कह दूं कि 30 में 30 की गारंटी है। भाई, मैं नहीं ले सकता 30 में 30 की गारंटी। अगर मैं 30 में 30 की गारंटी लेने लगूंगा तो फिर मेहनत करने की बात ही नहीं है। हाँ, कोशिश जरूर है मेरी कि मोर देन 26, 27, 28 तक का टारगेट मैं लेकर चलता हूं। ये बात और है कि हमारी और आपकी मेहनत मिलकर बहुत सारे बच्चों को आउट ऑफ 30 स्कोर करवा देती है। नंबर से स्टूडेंट्स हैं ऐसे मेरे, राइट। तो आप भी उसमें सक्सेस हो, मैं प्रे करूंगा, क्योंकि मेरी मेहनत के साथ साथ मैं जरूर मानता हूं कुछ ना कुछ लक होता है, कभी कभी प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है जो आपको ना सही समझ पाने के कारण भी सवाल का सही उत्तर नहीं दे पाता है। तो इसलिए मैं 30 की गारंटी नहीं ले पाऊंगा। मैं हाँ 27 से 28 की गारंटी लेकर चलता हूं, और उम्मीद है कि आप 27-28 की तैयारी करके 30 नंबर ले आते हैं। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आइए मेरे साथ। जेरोम ब्रूनर, पूरा नाम तो जेरोम एस ब्रूनर होता है, लेकिन यह ज्यादा सवाल ब्रूनर के नाम से पूछे गए हैं। आप पिछले कोई भी पेपर उठाकर देखिए, ब्रूनर के नाम से ही सवाल पूछे गए हैं। आइए एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे, उसी उत्साह के साथ, उसी ऊर्जा के साथ जो आपने कल के लेक्चर में दी थी। जेरोम ब्रूनर। आइए बढ़ते हैं फर्स्ट पेज पर और कुछ पॉइंट से भूमिका बनाते हुए एक एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। जेरोम ब्रूनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। अब आप समझिए, यहां पर पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो जाएगा आपका। कहां के निवासी थे और प्रोफेशनली क्या थे? अमेरिका के रहने वाले थे और मूल रूप से मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है,
संज्ञानात्मक मनोविज्ञान तथा संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत पर उल्लेखनीय योगदान के लिए जाने जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। अगर आपने इस चीज को नहीं समझा हुआ होगा तो मुझे पूरा यकीन है कि यहां पर आपका कंफ्यूजन बरकरार रहता होगा। अब आप कोई प्रैक्टिस सेट देखेंगे किसी भी पब्लिकेशन का, मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन किसी भी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट उठाइए और देखेंगे अगर मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट की बात भी की जाएगी तो यहां से कंफ्यूजन क्या निकलेगा आपका, देखेंगे आप। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक अधिगम, दो नाम यहां पर लिए गए हैं, राइट। दोनों को कनेक्ट करिए। मोस्टली हमारे पास अगर अब तक नॉलेज है संज्ञानात्मक से रिलेटेड यानी कॉग्निशन से रिलेटेड अगर बात की जाए, कॉग्निशन की अगर बात की जाती है तो इससे रिलेटेड सिर्फ एक नाम हमारे पास रहता था। वो कौन सा होता था? मोस्टली और मोस्टली सिर्फ पियाजे रहता था, राइट डियर स्टूडेंट। अब जब कभी पियाजे से या फिर संज्ञानात्मक विकास से कोई प्रश्न पूछा जाता है और पहला ऑप्शन आपका पियाजे मिलता है तो हम यूं कह सकते हो कंपटीशन के दौर में इतना पियाजे को सीख चुके हैं कि वो दिन रात पियाजे 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 मेरे स्वप्न में भी आता, मेरे ड्रीम में भी आता और हम दूसरा नहीं सोच पाते। तो ये चीज देखेंगे आप, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान और संज्ञानात्मक अधिगम में पियाजे के साथ किसका नाम लिया जा रहा है डियर स्टूडेंट्स? ब्रूनर का नाम लिया जाता है। अब दो एक साथ जुड़े हुए आप नाम समझ पाएंगे, देख पाएंगे आप, राइट। आपके लिए बहुत आसानी होगी। किसका किसका? एक तो ब्रूनर का और एक किसका? पियाजे का। ये दोनों किससे रिलेटेड है डियर स्टूडेंट्स? ये दोनों रिलेटेड हैं आपके कॉग्निशन से रिलेटेड हैं, कॉग्निशन की थ्योरी से, राइट। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान तथा संज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांत पर उल्लेखनीय योगदान के लिए जाने जाते हैं। कौन? जेरोम एस ब्रूनर। संज्ञानात्मक विकास का मॉडल प्रस्तुत किया है किसने? ब्रूनर ने। अब आप यहां देखेंगे सवाल बनता है कि संज्ञानात्मक विकास का मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्यों ना कितना पियाजे का नाम दिया जाए, लेकिन जी नहीं, पियाजे को संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए जाना जाता है, संज्ञानात्मक विकास का मॉडल नहीं दिया है इन्होंने, राइट। तो संज्ञानात्मक विकास के मॉडल के लिए किसे जाना जाता है? जेरोम ब्रूनर को जाना जाता है। पॉइंट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखते हैं, अब तक हम लोगों ने संज्ञानात्मक की बहुत बार बात की है, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऐसा कुछ हम लोग कहते रहे, बहुत बार बार हम लोगों ने कहा। लेकिन आप देखेंगे संज्ञानात्मक विकास में जैसे ही चर्चा की जा रही है तो ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड एक पोर्शन है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से रिलेटेड एक थ्योरी है। इसमें होता क्या क्या इन चीजों की समझने की कोशिश करते हैं। देखेंगे आप, इसमें ध्यान, धारणा, ध्यान तो आप समझ पाए, अवधान मनोविज्ञान का, अवधान, राइट, अटेंशन कहा गया है इसे, धारणा स्मृति में प्रयोग किया गया, किसी चीज को याद करना, राइट, स्मृति, सोच, भाषा का उपयोग, समस्या को हल करना आदि मानसिक क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब पूछा जाए संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत किसे किसे शामिल किया जाता है तो डियर स्टूडेंट्स आप पहचान सकते हो, जी हां, अटेंशन को, धारणा को, स्मृति को, सोच को, भाषा का उपयोग, समस्या को हल करना। भाषा से संबंधित आप देखेंगे पियाजे और वाइगोत्स्की का सवाल बहुत पूछा गया है। तो भाषा का उपयोग, समस्या को हल करना, हल करने की विधियां, ये सारी चीजें किसमें शामिल हैं? संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंतर्गत शामिल की जाती हैं, राइट। कोई एक दो चीजें नहीं है। और क्या क्या होता है आइए देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास की अगर बात की जाए बेसिकली तो तंत्रिका विज्ञान, नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो नर्वस साइंस में मनोविज्ञान का एक अध्ययन क्षेत्र है जिसमें बालक द्वारा, किसके द्वारा बात चल रही? स्टूडेंट्स के द्वारा, बालक के द्वारा सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखना, मस्तिष्क के विकास के कुछ अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अब देखेंगे संज्ञानात्मक विकास में बेसिकली सूचना प्रसंस्करण मतलब हमारे मस्तिष्क में जो सूचना पहुंच रही है बाहर की वस्तुओं को देखकर, एक तो वो भाषा कैसे सीखी जा रही है, दूसरा वो
मस्तिष्क के विकास के कुछ अन्य पहलू। अब मस्तिष्क के विकास के कितने सारे पहलू हैं, बहुत सारे, भावात्मक है, क्रियात्मक है, संज्ञानात्मक है, ऑल दीज आर। तो मस्तिष्क के विकास के कुछ अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। किसके अंतर्गत? संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ध्यान केंद्रित किया जाता है, राइट। संज्ञान से तात्पर्य अगर पूछा जाता, मीनिंग क्या होता कॉग्निशन से? मन की उन आंतरिक प्रक्रियाओं अथवा उत्पादों से है जो जानने की ओर ले जाती हैं। इसलिए जब कभी संज्ञान की बात की जाए डियर स्टूडेंट, कॉग्निशन की बात की जाए, तो कॉग्निशन डायरेक्ट होता है पहचानना, राइट, पहचान करना। अगर किसी समस्या को, किसी परिस्थिति को आप जितना अच्छे तरीके से पहचान पाएंगे, समाधान उतना आसान, उतना अच्छा होगा। तो संज्ञान से तात्पर्य, सेंस क्या लगाया जा रहा? मन की, मस्तिष्क की आंतरिक प्रक्रियाओं और उन प्रक्रियाओं के बाद जो उत्पाद हमको मिल रहे हैं, जो जानने की ओर हमको ले जा रहे हैं, उत्पादों को जानने की ओर ले जाते हैं, उससे तात्पर्य लगाया जाता है संज्ञान से, कॉग्निशन से, राइट। एक एक लाइन क्लियर हो रही है नहीं? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखते हैं इनमें कौन कौन सी गतिविधियां शामिल रहती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि संज्ञान के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां, कौन कौन सी एक्टिविटीज शामिल रहती हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है? ध्यान देना। अगर पूछा जाता संज्ञानात्मक विकास मोस्टली किसके ऊपर आधारित है, तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान पर आधारित है, राइट, ध्यान पर केंद्रित। ये पूछा गया सवाल है सीटेट में। संज्ञानात्मक विकास मोस्टली किसके ऊपर केंद्रित होता है? तो ध्यान के ऊपर केंद्रित होता है, अटेंशन के ऊपर। आप किसी विषय वस्तु को जितना अच्छा ध्यानपूर्वक देख लेंगे, उतना अच्छा उसका समाधान हो जाएगा। दूसरी कौन सी गतिविधि शामिल है? याद करना, आ गया मेमोरी, स्मृति। तीसरा कौन सा है? कोडिंग है, संकेतीकरण। चौथा कौन सा है? क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं, फिर उसे धारण करते हैं, मन में, मस्तिष्क में उसकी कोडिंग कर लेते हैं, उसका क्लासिफिकेशन भी कर लेते हैं, उसे डिवाइड भी कर लेते हैं, और क्या क्या चीजें हैं। फिर हम योजना बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, राइट, विवेचन करते हैं, राइट, समस्या का हल करते हैं, इमेजिनरी करते हैं, कल्पना करते हैं, और सृजन कर लेते हैं। एक्सेट्रा। यही नहीं है, इसके अतिरिक्त भी हो सकती हैं डियर स्टूडेंट। ये मोस्टली हमने यहां पर आपको शामिल किए। अगर पूछा जाता है संज्ञान की प्रमुख गतिविधियां क्या क्या हैं, तो पहली कौन सी है? ध्यान देना है, और यही हमारी सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसको यहां शामिल कर दिया है, राइट। सबसे प्रमुख कौन सी है? ध्यान है। लेकिन इसके बाद अगर बहुत सारी शामिल हो रही, तो याद करना, संकेतीकरण, वर्गीकरण, योजना बनाना, विवेचना, समस्या का हल, कल्पना करना और सृजन करना, राइट। विवेचना का मतलब अलग अलग रेफरेंस, अलग अलग संदर्भों में उसको देखना, ठीक है। तो इतनी सारी गतिविधियां किसकी हैं डियर स्टूडेंट्स? इतनी सारी गतिविधियां संज्ञान की हैं। आई होप आज क्लियर हो रहा होगा आपको संज्ञान से रिलेटेड भी। वैसे भी मैं हर बार कहता हूं कि एकदम नई इंफॉर्मेशन के साथ हर चीज को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं अपने हर लेक्चर में, ठीक है। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखते हैं किसी व्यक्ति के जीवन निर्वाह के लिए। अब चूंकि व्यक्ति है तो जीवन की गुजर बसर तो कर ही रहा, लाइफ स्पन तो कर ही रहा है, वो अपना जीवन यापन तो कर ही रहा, के लिए उसकी संज्ञानात्मक शक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। यानी सिंपल सी बात, किसी व्यक्ति के जीवन निर्वहन के लिए संज्ञानात्मक शक्तियां बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अगर संज्ञानात्मक शक्तियां नहीं हो तो सोच लीजिए जीवन में हर एक क्षण उसको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, राइट। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 20वीं शताब्दी का सबसे अहम मुद्दा भी है ये। आपके सीटेट के एग्जाम में सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं शायद संज्ञान से ही रिलेटेड पूछे जाते हैं, आप देखेंगे, राइट। बाउंड्री नहीं है यहां पर, कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितने सवाल होंगे संज्ञान से रिलेटेड। संज्ञान, सृजन, रचना, क्रिएशन, ये सारी चीजें इसीलिए तैयार की जा रही क्योंकि जीवन में आप हर पल अपने आप को सक्सेस पा पाए, एडजस्टेबल पा पाए और सफल जिंदगी जी सकें, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर।
अब देखते हैं पर्यावरण की बदलती दशाओं के अनुरूप, क्योंकि पर्यावरण चेंजेबल है, हर पल पिछले पल से परिवर्तनीय है, तो बदलती दशाओं के अनुरूप अपने आप को ढालने में जहां दूसरी प्रजातियां, अगर मानव को छोड़ दिया जाए तो दूसरी प्रजातियां, पशु पक्षी जीव, छद्म आवरण समझ रहे हो आप, अपना भेष बदल लेना, छद्म आवरण का लाभ उठाती हैं या उन्हें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए मेढक को ले लो आप, फ्रॉग, तो देखा गया बदलते पर्यावरण में क्या करता है वो, जैसे ही तालाब का पानी सूखता है तो मिट्टी में अंदर चला जाता है, अपनी बॉडी का रंग भी बदल लेता है और मिट्टी में जहां पानी नहीं होता नमी में जिंदा रह लेता है। ये क्या है उसका, ये छद्म आवरण है, राइट, अपना कलर चेंज कर लेता है। ऐसे बहुत सारे आपने जीव देखे होंगे, ठीक है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है फिर वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ये चीजें किसमें हैं, ये मानव को छोड़कर दूसरी प्रजातियों में तो हैं। ठीक इसके विपरीत मनुष्य सोचने पर निर्भर करता है। अब मनुष्य क्या करता है, इसके लिए छद्म आवरण तो नहीं रखता है, वो थिंकिंग का काम करता है, इस पे सोचता है, जो भी समस्या आती है उसके समाधान के लिए वो लगातार सोचना आरंभ कर देता है, जिसके द्वारा न केवल अपने वातावरण के अनुरूप खुद को ढाल लेते हैं बल्कि उस वातावरण को भी रूपांतरित कर लेते हैं अपने अनुसार। ये क्वालिटी किसमें होती है, ये सिर्फ मनुष्य में होती है, और ये सारी क्वालिटी क्या कहलाती है, संज्ञान कहलाती है, राइट। आगे देखते हैं, यही वजह है, अगर पूछा जाता है ये जो आप पढ़ गए अपने दिमाग, अपने मस्तिष्क का, अपने विचार का प्रयोग करके, इन वजहों से ही मनुष्य अपनी यूनिक कहिए, असाधारण मानसिक क्षमताओं के कारण ही पृथ्वी के समस्त जीवों में श्रेष्ठ हो जाता, और बाकी कुछ भी नहीं है। आपने ध्यान दिया होगा शायद, पशु पक्षी जीव जंतु ये सब सोचते नहीं है, विचार नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए छद्म वातावरण, छद्म वेश का पर्याय लेते हैं, राइट, छद्म आवरण को बदल लेते हैं। लेकिन मनुष्य क्या करता है, मनुष्य विचार करता है, और ये विचार किससे जुड़ा हुआ है, मन से, मानसिक अवधारणा है ये। यही एक क्षमता है जिसकी वजह से पृथ्वी के समस्त जीवों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ किसे माना जाता है, मनुष्य को ही माना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हुआ होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। यह मॉडल मनुष्य के अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने से संबंधित है। कौन सा, संरचनात्मक मॉडल, ब्रूनर का संज्ञानात्मक संरचनात्मक जो मॉडल है वो किससे है, मनुष्य के अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने के लिए, एडजस्टमेंट करने से संबंधित है। ब्रूनर ने अपना अध्ययन सर्वप्रथम प्रौढ़ों पर किया, एडल्ट्स पर किया, राइट। इसके पश्चात विद्यालय जाने वाले बालकों को स्टडी किया, इसके बाद 3 साल के बच्चों पर स्टडी की, और फिर किस पे की, नवजात शिशुओं पर भी अध्ययन किया ब्रूनर ने, यानी किसी को भी छोड़ा नहीं है, राइट। बेसिक शुरुआत नवजात शिशुओं की है, लेकिन वो सबसे बाद में अध्ययन किया। सबसे पहले शुरुआत किससे की है, एडल्ट्स पे की है, प्रौढ़ों से की है, राइट। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। ब्रूनर ने अपने सिद्धांत में टर्म का प्रयोग किया है डियर स्टूडेंट्स, और वो टर्म कौन सा है, वो है आपका प्रतिनिधित्व, राइट, रिप्रेजेंटेशन इसे कहेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, क्या है प्रतिनिधित्व, क्या है लीडरशिप, क्या है। ब्रूनर के सिद्धांत में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है किसका, प्रतिनिधित्व का। प्रतिनिधित्व उन नियमों की व्यवस्था है जिनके द्वारा व्यक्ति अपने अनुभवों को भविष्य में आने वाली घटनाओं के लिए संरक्षित करता है, यानी अनुभवों से डायरेक्ट रिलेटेड है। अगर बात की जाए प्रतिनिधित्व है क्या चीज, पहली चीज क्लियर हुई, ब्रूनर ने अपने सिद्धांत में प्रतिनिधित्व शब्द का प्रयोग किया है, प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया को प्रयोग किया है। प्रतिनिधित्व है क्या, एक नियमबद्ध व्यवस्था है जिसमें बहुत सारे नियम हैं, उनकी एक व्यवस्था है जिनके द्वारा व्यक्ति क्या करता है, अपने अनुभवों को किसी समस्या समाधान में जो उसने स्कोर किए हैं, इकट्ठे किए हैं, उन अनुभवों को फ्यूचर में, भविष्य में आने वाली घटनाओं, समस्याओं के लिए क्या कर लेता, समाधान करने के लिए सुरक्षित कर लेता, संरक्षित कर लेता है, राइट। और वो चीज क्या बन जाती है, वो प्रतिनिधित्व बन जाता है। यह व्यक्ति विशेष के लिए उसके संसार अथवा वातावरण का प्रतिनिधित्व करता है, और यही प्रतिनिधित्व है
जो व्यक्ति विशेष के लिए क्या करता, संसार में अथवा वातावरण में उसका प्रतिनिधित्व करता। इसी वजह से व्यक्ति वातावरण संसार में अपने आप को सामंजस्य कर पाता है। इसे ब्रूनर ने क्या कहा है, इसे ब्रूनर ने प्रतिनिधित्व नाम दिया है। राइट, आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब ब्रूनर ने इसी प्रतिनिधित्व के कितने प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार बताए हैं। पहला कौन सा है आपका, पहला है संक्रियात्मक प्रतिनिधित्व। ये दोनों जगह थ्योरी कॉमन कहीं ना कहीं कंसीडर करके पढ़ाई जा रही होती। पियाजे और ब्रूनर को पैरेलल एक सब्स्टिट्यूट के रूप में माना जाता है, विकल्प के रूप में माना जाता है। पियाजे का विकल्प किसकी थ्योरी मानी जाएगी, ब्रूनर की मानी जाएगी डियर स्टूडेंट्स। तो कंपैरेटिवली अगर पियाजे को यहां समझने की कोशिश करेंगे तो पियाजे ने 4 अवस्थाओं, 4 कालक्रम को बांटा है। उसी तरीके से ब्रूनर ने कितने बताए हैं, प्रतिनिधित्व के 3 प्रकार बताए हैं। पहला कौन सा है, संक्रियात्मक प्रतिनिधित्व है। इसे इंग्लिश में इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन कहा गया है। राइट, हालांकि ब्रूनर ने इससे रिलेटेड कोई खास एज ग्रुप नहीं दिया है, बट तुलनात्मक जब पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ फीचर्स, कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिनके आधार पर इनकी जो प्रतिनिधित्व की एज है उसको पियाजे की एज के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं मैच करने की कोशिश की जा रही होती है। राइट, तो डियर स्टूडेंट्स पहली जो प्रतिनिधित्व का पहला टाइप बताया है वो कौन सा है, इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन है। सामान्यतः इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से पूछा जाए, ब्रूनर का तो नहीं आता लेकिन हाँ पूछा जा सकता है, एग्जाम है इसलिए। कुछ लोग इसे 0 से 18 माह, मंथ, एम किस लिए बना है आपका, मंथ के लिए। राइट, कुछ लोग इसे 0 से 18 मंथ तक मानते हैं, कुछ लोग इसे 0 से 2 वर्ष। कौन सा, पियाजे का संवेदी प्रेरक, पहला वाला 0 से 2 वर्ष, उससे कंपैरिजन कर देते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए ये संबंधित किससे है, ये आधारित किससे, एक्शन बेस्ड होता है ये, यानी सिंपल सी बात है, बालक अनुभव करता है किसके माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से अध्ययन करता है। राइट, अब ये सवाल हमारा बन सकता है कि ब्रूनर के संज्ञानात्मक मॉडल में शिशु क्रियाओं के माध्यम से किस प्रतिनिधित्व में सीखता है, किस प्रतिनिधित्व में कार्य करता है, किस प्रतिनिधित्व में अनुभव इकट्ठा करता है। तो डियर स्टूडेंट्स 0 से 2 वर्ष आप समझते होंगे, एक शिशु को इमेजिन करो, कल्पना करो, 0 से 18 माह कहिए या फिर 0 से 24 माह कहिए या फिर 0 से 2 साल कहिए। राइट, इसमें उसका ज्यादातर संज्ञान किस पर आधारित है, एक्शन बेस्ड होता, शारीरिक क्रियाओं पर आधारित होता, इंद्रियों से होता, सेंसरीज से होता है, सब कुछ अपनी अभिव्यक्ति वो किससे इकट्ठी कर रहा होता है, अभिव्यक्ति, प्रदर्शन केवल क्रियाओं के माध्यम से। रोता है तो चिल्लाकर किसी चीज को, राइट, अपने हाथ पैर पटकता है। तो ये क्या है आपका, ये इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, यहां ज्यादातर चांसेस है इनएक्टिव को ही पूछा जाता है, हिंदी में भी। समझ पा रहे होंगे आप, ऐसे इनएक्टिव। राइट, आप पिछले पेपर उठाकर देखिए, इनएक्टिव को डायरेक्ट पूछा गया। यह किस पर आधारित होता है, एक्शन बेस्ड क्रियाओं पर आधारित होता है। दूसरा कौन सा प्रतिनिधित्व दिया है ब्रूनर ने, दूसरा है दृश्य प्रतिमा प्रतिनिधित्व, इसको आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। अब दृश्य प्रतिमा क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं, प्रतिबिंबात्मक कह सकते हो आप, किसी वस्तु को, खिलौने को देखकर अब क्या कर रहा है, यह अनुभव आकृतियों के प्रदर्शन, आकृतियों के अनुभव पर इमेज बेस्ड होता है। इमेज समझ पा रहे हो, और प्रतिबिंब, इसलिए इसको दृश्य प्रतिमा भी कहा जाता है। इसकी एज मोस्टली 18 माह से 3 वर्ष तक मानेगी। कुछ लोग 18 से 24 भी मानते हैं, हो सकता अलग अलग जगह मिले तो 18 से 24 मंथ पूछा जा सकता, ईयर मंथ। राइट, लेकिन यहीं पर कुछ लोग 3 साल तक भी मानते हैं। तो कॉमन मैंने दोनों को शामिल कर लिया है, आप अनुमान लगा लीजिए बस। ये दूसरी है पियाजे के पैरेलल। राइट, आकृतियों के आधार पर, इमेजेस के आधार पर अपने अनुभव इकट्ठे कर रहा होता है बालक। राइट, आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रतिनिधित्व ब्रूनर ने दिया प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ये सबसे बाद का है, 3 साल से 7 वर्ष या फिर और 7 से आगे भी। राइट, या यूं कह सकते हो ये पैरेलल होता किसके, पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक।
के पैरेलल है, राइट। अगर इसे क्लियर करा जाए तो पियाजे की मूर्त संक्रियावस्था, राइट। पियाजे की जो मूर्त संक्रियावस्था है उससे इसकी तुलना की जा रही होती, किसकी? प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व की, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब ये आधारित किस पर होता है? ये मोस्टली भाषा पर आधारित होता है। आपने देखा 3 से 7 वर्ष का बालक अपनी अभिव्यक्ति, अपने अनुभव भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने लगता है। तो राइट, क्लियर हुआ। इसे आप याद करने के लिए 3 लेटर्स को याद करो और किसी तरीके से आसानी से याद कर सकते हो आप, EIS। बस आप यहां पर E इनएक्टिव हो जाएगा, I आइकॉनिक हो जाएगा, S सिंबॉलिक हो जाएगा, राइट। इन 3 शब्द को याद कर लीजिए और तीनों आपके याद हो जाएंगे। पहला इनएक्टिव, दूसरा आइकॉनिक, तीसरा सिंबॉलिक है। इनएक्टिव में क्या है? क्रियाएं होती हैं, क्रियाओं से अनुभव कर रहा होता है। आइकॉनिक में क्या होता है? प्रतिमाएं होती हैं। यहां पर क्या है? क्रिया है, राइट। यहां पर क्या है? प्रतिमा है। और यहां पर क्या है? भाषा, राइट। इन तीनों से अगर आप याद कर लेंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा EIS, राइट। आई होप क्लियर हुआ होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। पहले को समझने की कोशिश करते हैं। संक्रियात्मक प्रतिनिधित्व, राइट। इनएक्टिव प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन, जिसे इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन कहा गया, उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं उसको समझिए। यहां से जो सवाल बनने वाला है वो सबसे पहला आपका पहले पॉइंट सही है। इसे प्रतिनिधित्व की पहली अवस्था, फर्स्ट स्टेज अथवा सबसे प्रारंभिक अवस्था माना जाता है। ये सवाल पूछा गया है सीटेट में कि ब्रूनर की पहली अवस्था कौन सी है। डियर स्टूडेंट्स, बता चुका हूं आपको, इनएक्टिव, राइट। बालक में यह गुण जीवन के प्रथम वर्ष के उत्तरार्ध, अब देखेंगे आप प्रथम वर्ष के उत्तरार्ध में क्लियर हो रहा है, ये ब्रूनर का है। प्रथम वर्ष के उत्तरार्ध का मतलब हुआ अंत में। तो प्रथम वर्ष में सच पूछा जाए 12 माह हुए, और 12 माह में यूं कहिए 11 अथवा 12 माह के आसपास, ऐसे कह सकते हो, आसपास। कौन सा प्रतिबिंबात्मक प्रतिनिधित्व तैयार हो जाता है आपका? संक्रियात्मक तैयार हो जाता है, राइट। इसमें और क्या होता है? इसके अंतर्गत वातावरणीय वस्तुओं पर बालक की प्रतिक्रियाएं आती हैं। देखेंगे एटमॉस्फेयर, जो ऑब्जेक्ट्स है उन पर बालक क्या करने लगता है? 1 साल के आसपास अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करने लगता है। इस प्रकार का प्रतिनिधित्व संवेदी गामक अवस्था की पहचान है। और यही संवेदी गामक आप पढ़ चुके होंगे, सेंसरी मोटर, सेंसरी वेस्ट है ये, राइट। इंद्रिय गामक कह सकते हो आप। यह गुण व्यक्ति पर केंद्रित होता है अथवा इसे आत्म केंद्रित भी कहा जा सकता है। सेल्फ सेंटर्ड है, सेंसरी मोटर्ड है। ये किससे लिया गया? ये पियाजे से डायरेक्ट मैच किया गया, राइट। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। दूसरा देखते हैं, सेकेंड, आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन, दृश्य प्रतिमा। यह प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन को क्रिया से अलग कर देता है। अब देखेंगे पहला वाला क्या था? क्रिया था। ये क्या है आपका? प्रत्यक्षीकरण है। क्रिया से अलग करता है इसको। क्रियाओं की पुनरावृत्ति द्वारा ही, पुनरावृत्ति बार बार ही, बालक के मन में क्रियाओं की अवधारणा का विकास होता। इससे पहले वाले में क्या कर रहा था? वो क्रियाएं कर रहा था। उनके बार बार करने से, उनकी पुनरावृत्ति के द्वारा बालक के मन में क्रियाओं की अवधारणा का विकास हो जाता है। अवधारणा कॉन्सेप्ट है, अर्थात क्रियाओं को स्थानिक परिप्रेक्ष्य में समझना आसान हो जाता है। यही स्थानिक आपका है। कौन सा? प्रत्यक्षीकरण कह सकते हो या फिर स्पेचुअल। इसके लिए यही शब्द यूज हुआ था, स्पेचियल, राइट। के परिप्रेक्ष्य में समझना आसान हो जाता है। और क्या क्या पॉइंट्स हैं यहां पर? इस प्रकार इस प्रतिनिधित्व में क्रिया मुक्त, अब क्रियाएं नहीं है यहां पर, क्रिया मुक्त अवधारणा का विकास होता है, क्योंकि प्रतिबिंब है, राइट। तो प्रतिबिंब आप समझ पा रहे होंगे, जब हम फेस मिरर को देखते हैं तो उसमें हमारा छाया चित्र होता है, राइट। वो सही है। किसी से पूछा जाता है कौन आया है, जब सामने डोर पर बेल बजती है तो हो सकता है जब वो चेहरा सामने आ जाता है तो आगे की सवाल, आगे की चीजें खत्म हो जाती, तो वही चीज आ रहा है आपका प्रतिबिंब।
यह प्रतिनिधित्व प्रथम वर्ष के अंत तक पूरी तरह विकसित हो जाता है। आप देखेंगे दोनों में अगर पूछा जाता है, यहां पर भी बात की जाती है तो फिर आ गया 12 माह, राइट। ये चीज भी 12 माह तक पूरी तरीके से विकसित हो जाती है। उत्तरार्ध था इससे पहले वाला, वो कंफर्म नहीं था, चांसेस थे उसके, राइट। लेकिन यहां देखेंगे ये एक वर्ष प्रथम वर्ष के अंत तक पूरी हो चुकी होती है, 12 माह तक पूरी हो ही जाती है ये, राइट। इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं तीसरा प्रतिनिधित्व। थर्ड है आपका सांकेतिक प्रतिनिधित्व, सिंबॉलिक था, तो ये आपका सिंबल से रिलेटेड है। यह प्रतिनिधित्व किसी अपरिचित जन्मजात प्रतीकात्मक क्रिया से प्रारंभ होता है। देखेंगे है तो अपरिचित, जानता नहीं उसे, लेकिन वो ले तो आया जन्म से ही, उसके मन में भीतर ही है वो शक्ति है जिससे वो अनभिज्ञ है, जिसे वो जानता नहीं है, इसलिए अपरिचित है। लेकिन है कैसी? वो जन्मजात प्रतीकात्मक क्रिया होती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर बालक में वो क्रिया हो नहीं तो वो कर भी नहीं पाएगा। ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जो मानव में, व्यक्ति में हैं, जिन्हें वो जानता नहीं है, लेकिन वो अचानक किसी कार्य के, किसी समस्या के समाधान करने में उपयोग हो जाती हैं। उसी तरीके से जो बाद में विभिन्न अवस्थाओं में रूपांतरित हो जाता है, इसे वो जन्म से ले आता है लेकिन होता उससे अपरिचित है, राइट। एक छोटा बच्चा नहीं जानता कि आगे चलकर हम क्या क्या कर लेंगे, उसमें मौजूद होते हैं वो गुण। आइए आगे देखते हैं प्रतिनिधित्व के मध्य संबंध एवं अंतः क्रिया। अब जितने प्रतिनिधित्व बताए गए हैं 3, राइट, उनके मध्य संबंध क्या है और इंटर रिलेशन क्या है उनका, उनको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पहला पॉइंट देखते हैं। यह तीनों प्रतिनिधित्व वैसे तो एक दूसरे से पृथक व स्वतंत्र हैं। कौन कौन से? तीनों प्रतिनिधित्व, राइट। एक इनेक्टिव, एक आइकॉनिक और एक सिंबॉलिक। ये तीनों एक दूसरे से पृथक हैं, अलग हैं, स्वतंत्र हैं, किंतु यह एक दूसरे में परिवर्तित भी हो सकते हैं। अब परिवर्तित कैसे होते हैं? यह स्थिति तब होती है जब बालक के मन में कोई दुविधा हो, कोई डाउट हो और वह अपनी समस्या सुलझाने के लिए सभी प्रतिनिधित्वों की पुनरावृत्ति करता है। तब ये क्या हो सकता है? तब एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। ये किस कंडीशन में? जब बालक के मन में कोई डाउट्स उत्पन्न हो जाते हैं तब, राइट। यह 3 प्रकार से, अभी डाउट्स कैसे हो सकते हैं? ये 3 प्रकार से हो सकते हैं। यूं कह सकते हैं ये परिवर्तित कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से हो सकते हैं। पहला है मिलान के द्वारा, तो मैचिंग के द्वारा हो रहा। दूसरा कौन सा है? बेमिलान के, डिसमैचिंग के द्वारा है। और तीसरा कौन सा है? एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर। ये 3 प्रकार से हो सकते हैं। पहला कौन सा? मिलान है, दूसरा बेमिलान है, तीसरा कौन सा है? एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर। यदि 2 प्रतिनिधित्वों का आपस में मिलान करते हैं, 2 कोई से भी ले लीजिए आप, इनेक्टिव ले लीजिएगा, आइकॉनिक ले लीजिएगा, या फिर आइकॉनिक ले लीजिएगा, सिंबॉलिक ले लीजिएगा, या फिर सिंबॉलिक ले लीजिएगा, इनेक्टिव ले लीजिएगा, कोई भी 2, राइट। यदि 2 प्रतिनिधित्वों का आपस में मिलान करते हैं तो व्यक्ति को दुविधा उत्पन्न नहीं होती है और वह सामान्य प्रक्रियाओं के द्वारा अपनी समस्या का समाधान कर लेता है, समस्याओं को सुलझा लेता है। जब 2 प्रतिनिधित्व आपस में मिल जाते हैं, राइट, कोई से भी 2। जब 2 प्रतिनिधित्व में बेमिलान हो जाता है, जब 2 नहीं मिलते हैं, तो किसी एक में सुधार किया जाता है और उसे हाइड कर दिया जाता है। एक में सुधार किया जाता है और उसे हाइड कर दिया जाता है, इसलिए वो चीज क्लियर हो जाती है। सिंपल सी बात है, एक क्रिया की गई, अगर क्रिया के साथ कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई अनुभव नहीं मिला, तो उसके साथ हमने क्या किया? दृश्य दिखाया, प्रतिमा दिखाई, राइट। अगर दोनों में कोई अंतर है तो हमने एक का क्या किया? बेमिलान, उसे अलग कर दिया, और उसमें क्या कर दिया? उसे हाइड कर दिया, उसे छुपा दिया, उसे दबा दिया, राइट। इसके बाद क्या हुआ? पूर्व किशोरावस्था में, अब देखेंगे प्री एडोलेसेंस, यहां पहुंच जाइए आप, यूं कह सकते हो 12 से 14 वर्ष हो गया लास्ट वाला। तो पूर्व किशोरावस्था में यह दुविधा क्रिया और दृश्य व्यवस्था के बीच में, अगर पूछा जाता है, यह दुविधा क्रिया, कार्य करने और दृश्य व्यवस्था के बीच में होती है। कोई कार्य कर रहा और दृश्य की व्यवस्था आई तो, जिसमें उन्हें एक या अन्य कोई दूसरा चुनना होता, दोनों में कोई ऑप्शन होता, कोई एक चुनता है। वो बार बार समस्या समाधान करते करते उनमें प्राथमिकता का विकास हो जाता है। ये तीसरा था आपका,
राइट, और यही तीनों में कोरिलेशन है। लेक्चर का नेक्स्ट सेशन आपका, आप सबको पता, क्वेश्चन से रिलेटेड होता है। आइए देखते हैं लेक्चर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए कह रहा वॉटसन, ऑप्शन बी कह रहा पियाजे व ब्रूनर, ऑप्शन सी कह रहा कोहलर व कोफका, डी कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लेक्चर पढ़कर आए हो, संज्ञानवादी पद्धति की बात चल रही है कि जनक पूछे जा रहे हैं, तो दो नाम एक साथ लिए जाते हैं, एक तो जीन पियाजे का और दूसरा जेरोम एस ब्रूनर का। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बालक अनुभूतियों को कितने तरीकों से बताता है? अब देखेंगे अनुभूतियां हुई कैसे कैसे, उसे 3 तरीकों से हुई, बार बार बताया गया। इनएक्टिव जो क्रियाओं बेस्ड है, एक्शन बेस्ड है। दूसरा कौन सा है आपका? आइकॉनिक है, जो प्रतिमाओं से बेस्ड है, राइट, चिन्ह से। और तीसरा कौन सा है? सिंबॉलिक है, राइट। अब पूछा जा रहा बालक अनुभूतियों को कितने तरीकों से बताता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए कह रहा 1, बी कह रहा 2, सी कह रहा 3, डी कह रहा सी विल बी राइट। 3 तरीके हैं आपके। पहला कौन सा था? इनएक्टिव, दूसरा कौन सा था? आइकॉनिक, तीसरा कौन सा था आपका? सिंबॉलिक था। ये 3 थे, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रूनर द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास में प्रतीकात्मक ढंग से चिंतन करने की अवस्था को जीन पियाजे की किस अवस्था के अनुरूप माना जा सकता? अब यह सवाल आया हुआ है सीटेट में, राइट, सीटेट में पूछा गया सवाल है। किससे मैच करा जा रहा? एक तो ब्रूनर द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की जो तीसरी अवस्था प्रतीकात्मक सिंबॉलिक है, तीसरी थी आपकी, राइट, ढंग से चिंतन करने की अवस्था को जीन पियाजे से पूछा जा रहा। तो आप देखेंगे जीन पियाजे की ये तीसरी है, तो जीन पियाजे की भी तीसरी आएगी। तो किससे जाएगा? ए कह रहा संवेदी प्रेरक, जी नहीं, ये नहीं होगा। बी कह रहा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये भी नहीं होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बिल्कुल सही हो जाएगा, सी है। प्रतीकात्मक से किसे मैच किया जा रहा? डियर स्टूडेंट, सिंबॉलिक को मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त माने भी प्रतीक ही है जो हमारे सामने है, राइट। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रूनर के अनुसार जब बालक किसी प्रतिमा को पहली बार देखता है, किसी प्रतिमा को पहली बार देखता है, राइट, तो उसे डैश कहते हैं। ऑप्शन ए इनएक्टिव, ऑप्शन बी प्रतीकात्मक, ऑप्शन सी अनुप्रतीकात्मक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। डी से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 3 है, 3 में तो कहते ही होंगे। इसका मतलब किसी प्रतिमा को जब पहली बार देखता है, व्यू करता है डियर स्टूडेंट, तब उसे क्या कहा जाता? इनएक्टिव कहा जाता है, इनएक्टिव प्रतिनिधित्व कहा जाता है, राइट। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के कितने स्तर बताए हैं? अब वही सवाल बार बार पूछा जा रहा, कितने स्तर बताए गए, कितने प्रतिनिधित्व बताए गए। ऑप्शन ए कह रहा 4, ऑप्शन बी कह रहा 3, ऑप्शन सी कह रहा 5, ऑप्शन डी कह रहा 2। डियर स्टूडेंट्स, वी विल बी राइट। 3 बताए गए हैं, राइट। जब तक आप इस थ्योरी को पढ़ते नहीं हैं, इसको समझते नहीं हैं, तब तक यहां डाउट हो सकता है, लेकिन पढ़ने के बाद यहां कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 3 क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रूनर की धारणा के अनुसार उद्दीपक अनुक्रिया का अधिकांश व्यवहार डैश के अंतर्गत होता है। आपने उद्दीपक अनुक्रिया अक्सर देखा होगा। उद्दीपक क्या है? वातावरण की वस्तुएं, उनको देखकर की गई बार बार अनुक्रियाएं। लेकिन ब्रूनर की धारणा में इसे क्या कहा गया? उद्दीपक अनुक्रिया का अधिकांश व्यवहार डैश के अंतर्गत होता। ऑप्शन ए कह रहा अमूर्त धारणा, अमूर्त दिखाई नहीं देने वाला, इमेजिनरी कल्पनात्मक। बी कह रहा प्रदर्शन, प्रदर्शन का मतलब मूर्त जो सामने हो।
सी कह रहा अंतर्दृष्टि, डी कह रहा कल्पना। समझने की कोशिश करो सवाल को डियर स्टूडेंट्स, एक चीज से इसको समझ सकते हैं, अगर सवाल बिल्कुल नहीं आता, आपको कतई नहीं आता, तब भी आप ऑल इज वेल, बता चुका हूं आपको, ऑल इज वेल, यही पेशेंस है आपका। कैसे? जब अमूर्त धारणा की बात चल रही है, इमेजिनरी की बात चल रही है, तो कल्पना की बात चल रही है, इसका मतलब जब ये होता तो इसकी जरूरत नहीं होती, चलो इसको कट कर दो, ये दोनों ही नहीं होंगे, ना तो ए होगा और ना डी होगा। अब बात चल रही अंतर्दृष्टि और प्रदर्शन। डियर स्टूडेंट, उद्दीपक कभी अंतर्दृष्टि से नहीं होता, उद्दीपक हमेशा वातावरण की बाह्य वस्तुएं हैं जो देखी जाती हैं। प्रदर्शन आपका सही हो जाएगा, बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। ब्रूनर का सिद्धांत मुख्य रूप से किस विषय के शिक्षण से संबंधित है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आई होप ये क्वेश्चन आपने इससे पहले कभी सुना नहीं होगा। ब्रूनर का सिद्धांत मुख्य रूप से किस विषय के शिक्षण से संबंधित है? ए कह रहा वैज्ञानिक सिद्धांत, बी कह रहा भाषा व्याकरण, सी कह रहा समाज विज्ञान, डी कह रहा गणितीय प्रमेय, गणित की प्रमेय थ्योरम। अगर आप यहां नहीं पढ़े होंगे, नहीं समझे होंगे, तो इस सवाल को बिल्कुल तुक्का मार के सही नहीं कर सकते हो, राइट डियर स्टूडेंट्स। कुछ गणितीय प्रमेयों को सॉल्व करने के लिए ही इसका प्रयोग किया गया था, डी विल बी राइट। ब्रूनर ने कुछ गणित की प्रमेय को सिद्ध करने के लिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो डी क्लियर है, गणितीय प्रमेय के शिक्षण से संबंधित या गणित शिक्षण के संबंधित पे जोड़ा जाता है ये हमेशा, राइट क्लियर हुआ। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। ब्रूनर के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? उसकी तो आप संज्ञानात्मक विकास के नाम से ही जोड़ते हो इसे, लेकिन फिर भी और कुछ नाम है क्या? बिल्कुल, ब्रूनर के सिद्धांत को निम्न नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए कह रहा संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत, बी कह रहा अन्वेषण का सिद्धांत, सी कह रहा संरचना सिद्धांत। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों नाम हैं उपर्युक्त सभी किसके? ब्रूनर के सिद्धांत के। अब गलती नहीं होनी चाहिए, ब्रूनर के सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास से ही जोड़ा जाता, संज्ञानवादी माना जाता है, लेकिन इनके सिद्धांत को पर्टिकुलर संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं, अन्वेषण का सिद्धांत कहते हैं, और संरचना का सिद्धांत भी कहा जाता है, राइट क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। स्कैफोल्डिंग शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया? डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइट आपने स्कैफोल्डिंग शब्द का प्रयोग किया है, पढ़ा है, जरूर पढ़ा होगा आपने, लेकिन देखेंगे अब यहां पूछा जा रहा है स्कैफोल्डिंग। इसे दो तरीके से पूछ सकते हैं, पर्टिकुलर स्कैफोल्डिंग क्या चीज है, और इसका इस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया है और दूसरी बार किसने किया है। तो यहां पूछा जा रहा है पहली बार किसने किया है, तो आप चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको क्लियर है, यहां तो आप तुक्का भी मारोगे तो चलेगा, राइट। कौन हो जाएंगे? ब्रूनर हो जाएंगे। स्कैफोल्डिंग शब्द का प्रयोग पहली बार जेरोमेस ब्रूनर के द्वारा किया गया है, लेकिन इसके बाद अगर पूछा जाता है इसके बाद किसने किया, इसके बाद लेव वाइगोत्स्की ने किया है अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में। अब पूछा जाता है स्कैफोल्डिंग है क्या, राइट स्कैफोल्डिंग क्या चीज है? ये स्कैफोल्डिंग है सीखने में वयस्कों के द्वारा किया गया अब इसे देख लीजिएगा, अस्थाई लिखा है डियर स्टूडेंट, स्थाई नहीं लिखा, अस्थाई सहयोग, राइट इसे कहिए आप, ये स्कैफोल्डिंग है। टेम्परेरी हेल्प इसे कहेंगे, क्या कहेंगे? टेम्परेरी हेल्प कहा जाएगा इसे, राइट इसी को बोला गया पाड़ अथवा ढांचा। अब देखेंगे इंडिविजुअली ये सवाल पूछा जा चुका है, स्कैफोल्डिंग कोई पाड़ अथवा ढांचा के नाम से भी पूछा जाता है। इसका प्रयोग दो लोगों ने किया है, एक तो लेव वाइगोत्स्की ने किया है और जेरोम ब्रूनर ने। इस शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? जेरोम ब्रूनर ने किया है अपने सिद्धांत में, संरचनात्मक सिद्धांत में। दूसरी बार किसने किया? लेव वाइगोत्स्की ने किया है। और इसका मतलब क्या होता?
सीखने में वयस्कों के द्वारा किया गया अस्थायी सहयोग, टेम्परेरी हेल्प क्या कहलाती है? स्कैफोल्डिंग कहलाती है। राइट? ये जो चल रहा है प्रोसेस ऑनलाइन, मैं यहां से बैठे बैठे आपको लेक्चर दे रहा हूं, आपकी मदद कर रहा हूं, ये है कैसी? टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। राइट? इसको क्या कह सकते हैं? इसको स्कैफोल्डिंग कह सकते हैं। क्लियर हुआ या नहीं? चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? आप अभी शुरुआत से लेकर अब तक जो पढ़ रहे हैं वो किससे रिलेटेड है? वो ब्रूनर से ही रिलेटेड है। तो ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे, किससे संबंधित थे? ऑप्शन ए कह रहा संज्ञानवादी, ऑप्शन बी कह रहा व्यवहारवादी, ऑप्शन सी कह रहा गेस्टाल्टवादी, ऑप्शन डी कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़कर ये चीज क्लियर कर चुके हो कि ब्रूनर संज्ञानवादी संप्रदाय के ही समर्थक थे। राइट? क्लियर हुआ होगा आई होप। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर और उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? कितनी सारी नई जानकारियां आपको सीखने को मिली मेरे लेक्चर के द्वारा? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। राइट? जो लोग वीडियो पे नए आए हुए हैं, जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आपको और अच्छे अच्छे लेक्चर वीडियो के माध्यम से सिखा सकूं। ठीक है? आज के लेक्चर के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।